नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे मतगणना कैसे करें, काउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर काउंटिंग प्रोसेस और पोस्टल बैलेट अर्थात डाक मतपत्रों की मतगणना का संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में बात करेंगे। जाने कौन से डाक मतपत्र रद्द होते हैं, रद्द होने का क्या कारण है। यदि हम ईवीएम के काउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ईवीएम के द्वारा काउंटिंग प्रोसेस देख सकते हैं। चलो साथियों, मैं सीधा ले चलता हूं मेरे लैपटॉप स्क्रीन से। उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो केवल आपकी सहायता जानकारी के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट या विरोधाभास की स्थिति के अंदर ईसीआई के द्वारा गाइडलाइन, न्यूनतम गाइडलाइन ही मान्य होंगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सर्वप्रथम 8 बजे रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में सामान्य डाक मतपत्रों की मतगणना और ईटीवीएस से प्राप्त डाक मतपत्रों की स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। उसके आधे घंटे बाद अर्थात 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना का कार्य विधानसभा वार शुरू किया जाता है। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे डाक मतपत्रों की गणना। दोस्तों, 2 प्रकार के डाक मतपत्र होते हैं, एक होता है ईटीपीबीएस और एक होता है पीबीएस पोस्टल बैलेट। प्री काउंटिंग चेकिंग ईटीवीएस की जाती है, उसके बाद में मतगणना शुरू की जाती है और यहाँ पर सीधे ही पीबी की मतगणना शुरू की जाती है। दोनों ही स्थिति के अंदर यहाँ पर मतगणना डाक मतपत्र की जाती है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें मतगणना में समय सर्वप्रथम आरओ द्वारा डाक मतपत्रों की गणना और ईटीपीबीएस की स्कैनिंग प्रारंभ कर दी जाती है। डाक मतपत्र गणना के लिए सीएस और एसीएस दोनों ही राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। डाक मतपत्रों की मतगणना हेतु अलग से लगाई गई टेबलों पर आदर्श स्थिति में अधिकतम 500 डाक मतपत्र गणना के लिए दिए जाते हैं। और प्रत्येक गणना की टेबल पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक एआरओ, एक सीएस, 2 आपके सीए और एक एमओ बैठेंगे, अर्थात जो काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असेसमेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर है वो उस टेबल के ऊपर रहते हैं। डाक मतपत्रों की गणना की बात करें तो आपके पास में सबसे पहले ये समझना होगा कि डाक मतपत्र में कौन कौन से लिफाफे होते हैं और उनमें किस प्रकार पहले किसको खोला जाता है, कौन से लिफाफे में क्या सूचनाएं होती हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक बड़ा लिफाफा है जिसके ऊपर लिफाफा ख लिखा हुआ है, 13 ग लिखा हुआ आता है यहाँ पर, अर्थात 13C लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े लिफाफे को फॉर्म 13C या कवर बी को इंगित किया जाता है, जो आपके पास में ये शो हो रहा है। इस 13C के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपको फॉर्म 13A अर्थात घोषणा का जो यहाँ पर फॉर्म होता है वो इसके अंदर रहेगा। दूसरा होता है डाक मतपत्र जिसके अंदर 13B अर्थात छोटा लिफाफा बोले जाते हैं। तो बड़े लिफाफे के अंदर 13C, कवर बी के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा घोषणा 13A और दूसरा मिलेगा उसके अंदर छोटा लिफाफा जिसको 13B कहा जाता है या कवर ए। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं गणना की प्रक्रिया 2 चरणों में की जाती है। प्रथम चरण में हम प्रारूप 13C को खोलकर उसके अंदर 13A की समीक्षा और दूसरा चरण है 13B को खोलकर वास्तविक मतगणना। अर्थात सबसे पहले बड़े लिफाफे को यदि हम खोलते हैं तो उसके अंदर हमारे को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक उसके अंदर घोषणा मिलती है और दूसरा उसके अंदर छोटा लिफाफा मिलता है। तो सबसे पहले हम घोषणा को वो चेक करते हैं, उसके बाद में यदि सारी चीज़ें सही हैं तो हम छोटे लिफाफे को खोलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें स्कोरिंग ऑफ डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र है उसकी हम समीक्षा की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका घोषणा जो फार्म है वो नोट फाउंड और डिफेक्टिव डिक्लेरेशन, अर्थात यदि आपका अपूर्ण या तो मिले ही नहीं घोषणा, बड़े लिफाफे के अंदर आपका जो घोषणा पत्र है वो मिले ही नहीं या मिले तो अपूर्ण मिले, तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेरेशन की बात करेंगे। और इसको हम 13A जो सिलेक्ट फॉर्म 13B, ओपन कवर 13C और इसको इनवैलिड जो रेड ट्रे है उसके अंदर इसको रख देंगे। यदि आपका जो घोषणा पत्र है वो सही है अर्थात वैलिड घोषणा पत्र है तो यहाँ पर 2 चीज़ होंगी, वैलिड फॉर्म 13A और ओपन कवर 13C। तो हम इसको वैलिड डिक्लेरेशन के अंदर रखेंगे। और यदि यहाँ पर हम बात करें कि इसमें पीबी कवर है वो 13B है, वो यदि इसके अंदर सही नहीं है, PB2B कॉन्टेक्ट, यहाँ पर आपका जो आपका पोस्टल बैलेट है 13B वो यदि सही है तो उसको अलग कर लेंगे। तो ये इसकी प्रोसेस रहेगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास में यदि 13A है वो सिलेक्टेड
बी ओपन कवर 13C। ये जो आपका प्राप्त हो रहा है वो इनवैलिड डिक्लेरेशन के अंदर जो रेड लिफाफे हैं उनको एक बड़े लिफाफे के अंदर यहाँ पर इसको रख दिया जाता है। यदि आपका वैलिड फॉर्म जो मिला है जिसके अंदर 13A और ओपन कवर 13C है, वैलिड डिक्लेरेशन है, उस घोषणा पत्र सही है, तो इसको हम एक अलग वैलिड जो डिक्लेरेशन का बड़ा लिफाफा है उसके अंदर हम इसको रख देंगे। इसी प्रकार यदि आपके पास में जो पोस्टल बैलेट कवर 13B है और वो टू बी काउंटेबल है अर्थात गणना योग्य है, तो उसको हम यहाँ पर इसको अलग लिखेंगे। और जो पोस्टल बैलेट वास्तविक गणना के लिए लिफाफा 13B खोलने से पूर्व सभी इनवैलिड और वैलिड डिक्लेरेशन जो अलग किए गए लिफाफों को सील कर मतगणना टेबल से हटा देते हैं। तो साथियों, जब हमने घोषणा पत्र को सही चेक कर लिया है, उसके अंदर 13 जो ए है छोटा लिफाफा उसको हमने सही देख लिया है, तो आपकी टेबल में जब हम इसकी मतगणना की जाती है उससे पहले जो इनवैलिड हैं या घोषणा पत्र हैं या बड़े लिफाफे का फॉर्म है उन सबको हटा देते हैं। केवल और केवल आपके पास में 13B छोटा लिफाफा है वो ही टेबल पे रहना चाहिए। अब आपके पास में जो पोस्टल बैलेट फॉर्म 13B है छोटा लिफाफा है जिसको हमने गणना करना है, काउंटेबल करना है, उसके अंदर हम देखेंगे कि यदि आपके वो सही है, वैलिड वोट है तो वो सही है, और रिजेक्टेड या डाउटफुल वोट्स है तो वो दो स्थितियां हो सकती हैं। तो इसके लिए वैलिड और रिजेक्टेड जो पोस्टल बैलेट का लिफाफा है उसके अंदर इसको रखा जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वैलिड एंड रिजेक्टेड डाक मतपत्रों को अलग अलग बंडल बनाकर एक साथ एक ही लिफाफे में सील किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे क्लियर हो गया। 13B आपके पास में यदि सही मिलता है तो वैलिड वोट है, या ख़राब है, रिजेक्टेड है, तो उन दोनों को एक ही के अंदर बड़े लिफाफे में रखा जाता है। अब पीबी चेक मेमो आपके पास में यहाँ पर रूम नंबर लिखा होगा, टेबल नंबर लिखी होगी, राउंड लिखा होगा, नेम ऑफ द आपका डेजिग्नेशन ARO CS का नाम यहाँ पे होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको टोटल पीबी जो मिले हुए वो आ जाएंगे, इसमें पर बंडल में आपको कितने मिले हैं और नंबर ऑफ बंडल्स हैं कितने हैं और टोटल पीबी कितने हैं, ये आपका पूरा इसमें लिफाफे में लिखा जाएगा। पार्ट सेकंड है उसमें चेक मेमो के अंदर, इसमें आपको आपका 13A कितने, 13B कितने, 13C कितने, टोटल कितने, वैलिड है और वैलिड वोट्स, रिजेक्टेड वोट्स, इनकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन होंगे और इसमें फॉर्म जो टैली कि मेमो माइक्रो ऑब्जर्वर है उसका फॉर्म है उससे टैली किया जाएगा। और ये जो गणना का प्रथम चरण है जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा जो लिफाफा है जिसके अंदर आपने बड़ा लिफाफा है उसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको छोटा लिफाफा और घोषणा ये दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी जिनको हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पर ये बात करते हैं कि प्रारूप 13A की घोषणाओं की समीक्षा के दौरान डाक मतपत्र को रद्द किया जाना, अर्थात कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर घोषणा पत्र को देखकर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। यदि 13C को खोलने पर प्रारूप 13A में घोषणा प्राप्त ही न हो, अर्थात जो बड़ा लिफाफा है उसमें केवल छोटा लिफाफा ही मिले, घोषणा मिले ही नहीं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि घोषणा पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए, आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें यदि मतदाता के साइन नहीं है तो हमें छोटा लिफाफा नहीं खोला जाएगा, वो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर मतदाताओं के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, अर्थात तो उसको अटेस्टेड घोषणा पत्र को अटेस्टेड नहीं किया गया है तो भी रिजेक्टेड हो जाएगा। यदि प्रारूप 13A में की गई घोषणा में लिखी गई मतपत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13B के लिफाफे पर लिखी गई क्रम संख्या से भिन्न है, अर्थात जब हम बड़ा लिफाफा खोलते हैं तो उसमें घोषणा के ऊपर लिखी हुई क्रम संख्या, छोटे लिफाफे पर लिखी क्रम संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। यदि अलग अलग हैं, अर्थात छोटा लिफाफा दूसरे क्रमांक का है, घोषणा दूसरे क्रमांक की है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 3 कंडीशन और है, विशेष रूप से घोषणा की समीक्षा में रद्द किए जाने वाले सभी डाक मतपत्रों की पुनः जांच RO के द्वारा सेव की जाएगी, अर्थात जिनको रिजेक्ट किया जाएगा उनको रिजेक्ट करने का फाइनल फैसला RO के द्वारा होगा। समीक्षा में रद्द किए गए सभी डाक मतपत्रों के प्रपत्र 13B को खोले बिना 13B के पीछे उचित टिप्पणी की जाएगी, अर्थात उनको जो रिजेक्ट किया जाएगा घोषणा के कारण उनको छोटे लिफाफे खोले नहीं जाएंगे और उसको रद्द करने का कारण छोटे लिफाफे के पीछे लिखा जाएगा। ऐसे सभी रद्द किए गए डाक मतपत्रों की घोषणा 13A और अंदर के लिफाफे 13B को पुनः 13C के अंदर रखकर बड़े पैकेट में सील कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर
समीक्षा में सही पाए गए सभी डाक मतपत्रों के लिए गणना के दूसरे चरण को प्रारंभ करने से पहले सही पाई गई घोषणा 13A को भी गणना टेबल से हटाकर अलग पैकेट में सील किया जाएगा। इससे पहले अंदर के लिफाफे 13B को खोला नहीं जाना चाहिए। अर्थात 13B को खोलने से पहले इस टेबल के ऊपर वैलिड या अनवैलिड या जो सही घोषणा पत्र हैं उन सभी को अलग अलग लिफाफों में सील करके अलग रख दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं गणना के दूसरे चरण में 13A को टेबल से हटाने के बाद 13B के अंदर के छोटे लिफाफे A को एक एक करके खोला जाएगा। अर्थात जो छोटा लिफाफा है वो आप ओपन करे जाएंगे, उसके अंदर डाक मतपत्र मिलेगा। साथियों, डाक मतपत्र को रद्द किए जाने की विशेष कंडीशन क्या होंगी, अर्थात ये चीज़ें यदि उसके अंदर पाई गई तो उसका छोटे लिफाफे के अंदर मिलने वाला डाक मतपत्र भी रद्द किया जा सकता है। मत पत्र पर कोई भी मत चिन्हित नहीं हो, अर्थात किसी भी उम्मीदवार के सामने चिन्ह नहीं लगाया हुआ हो, एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया गया हो, अर्थात एक से अधिक के ऊपर इसमें आपके निशान लगा हुआ हो, यदि मत पत्र जाली हो अर्थात ओरिजिनल नहीं हो, फोटोस्टेट या अन्य कोई फर्जी हो, यदि मत पत्र पर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त व विकृत हो कि उसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सके, यदि मतपत्र का प्रारूप 13B के छोटे लिफाफे A में रखकर नहीं भेजा गया हो अर्थात दूसरे लिफाफे में भेजा गया हो, इस प्रकार चिन्हित किया गया हो कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सके कि मत किसे दिया गया है अर्थात स्पष्टता नहीं हो, ऐसा कोई चिन्ह लगा हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके, नाम लिखा हुआ हो, हस्ताक्षर सुस्पष्ट हस्ताक्षर किए हुए हों या अन्य किसी प्रकार का पहचान का चिन्ह इंडिकेट किया गया हो, तो आपका छोटा लिफाफे में अंदर पाया गया डाक मतपत्र को रद्द किया जा सकता है। साथियों, यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि डाक मतपत्र पर मत चिन्हित करने के लिए विधि द्वारा कोई भी विशेष चिन्ह निर्धारित नहीं है, अर्थात उसके ऊपर सही का निशान, क्रॉस का निशान, गोल, हैश, कुछ भी उस पर हो सकता है, वो उसका बोर्ड माना जाएगा। डाक मतपत्र पर लगाया गया कोई भी चिन्ह वैध रूप से स्वीकार किया जा सकता है यदि उससे मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार विशेष को मत देने की मंशा स्पष्ट होती हो। इस प्रकार किसी उम्मीदवार के लिए मतपत्र पर निर्धारित स्थान में लगाया गया यदि कोई भी चिन्ह स्वीकार किया जाना चाहिए, यदि एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के आगे 2 या अधिक बार चिन्ह लगाया गया हो तो भी इसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अर्थात एक ही उम्मीदवार के सामने 2 टिक हों या 2 निशान लगे हुए तो भी उसको रद्द नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद सभी वैध मतों की गिनती कर उस प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल डाक मतपत्रों की संख्या का इंद्राज टेबलवार परिणाम पत्रक में किया जाएगा और एमओ माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा यह भी इंद्राज अलग से उनके प्रपत्र में किया जाएगा। सीएस जो काउंटेंट सुपरवाइजर है के द्वारा भी प्रपत्र की कार्बन कॉपी तैयार की जाएगी। दोनों कॉपियों पर गणक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के पश्चात मूल प्रति को कंप्यूटर डेस्क पर दे दिया जाएगा और कार्बन कॉपी की फोटो प्रतियां तैयार करवाकर गणना अभिकर्ताओं को उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रत्येक राउंड के पश्चात मूल दूसरी प्रति कार्बन कॉपी को पुनः संबंधित गणक प्रयोगशक को दे दिया जाएगा और यहाँ पर भाग 2 तैयार किया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना कार्य की समाप्ति के पश्चात राउंड वार पत्रों की कार्बन प्रतियों को एक बड़े लिफाफे में रखकर लिफाफे पर स्वयं का नाम, टेबल का संख्या, कुल राउंड की संख्या लिखकर लिफाफे के ऊपर यहाँ पे कॉपी ऑफ द फॉर्मेट्स यूज्ड फॉर द काउंटिंग एंड कंप्लीमेशन ऑफ द पोस्टल बैलेट पेपर्स अंकित कर एआरओ को सपूत कर दिया जाएगा। एआरओ द्वारा इस लिफाफे को सील कर अन्य दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रख दिया जाएगा। इस पश्चात सभी वैध डाक मतपत्र एवं रद्द किए गए डाक मतपत्रों को अलग अलग बंडलों में बांधकर एक ही पैकेट में सील कर दिया जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यदि किसी चुनाव में जीत का अंतर मतगणना के समय अमान्य के रूप में रद्द किए गए डाक मतपत्रों की संख्या से कम हो तो परिणाम की घोषणा से पूर्व सभी रद्द किए गए डाक मतपत्रों को आरओ के द्वारा व्यक्ति से अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन किया जाएगा। इस जांच की वीडियोग्राफी कर सीडी को भी अलग लिफाफे में सील किया जाएगा। अर्थात यदि मान लो कि आपके पास में रद्द किए गए वोट 200 हैं और जीत का अंतर 200 से कम है, तो रद्द किए गए 200 वोटों को आपको क्या करना होगा, पुनः आरओ के द्वारा उसको पुनः सत्यापन किया जाएगा। तो यह वीडियो आपकी
डाक मतपत्रों के काउंटिंग के प्रोसेस के संबंध में बनाया गया है। ये आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति आती है तो इसमें नवीनतम अपडेट ईसीआई के द्वारा गाइडलाइन है वो ही मान्य होगी। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के द्वारा सुरेंद्र जैन द्वारा एनएलटी एंड एडिशनल नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पाली राजस्थान के द्वारा तैयार की गई पीपीटी आपके साथ साझा की गई है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद दिया जाता है। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट हम आपके द्वारा लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।